एवरीवन, वेलकम बैक टू पब्लिक हेल्थ इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ डिजीज कॉजेशन। अब इसको इम्पोर्टेंट क्यों कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे वेरियस जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है उसमें भी बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये नीट एग्जामिनेशंस में आता है, यूजीसी में आता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसमें बेसिक इशू क्या है इस टॉपिक में कि हम समझ नहीं पाते थ्योरीज क्या है एंड मॉडल्स क्या है। जब कोई आता है क्वेश्चन, राइट थ्योरीज ऑफ डिजीज कॉजेशन, तो उसमें हम अक्सर मॉडल्स को मिक्स कर देते हैं। या मॉडल्स मतलब नॉर्मली आता है कि राइट अबाउट मॉडल्स ऑफ डिजीज कॉजेशन, तो उसमें हम लोग थ्योरीज में मिक्स कर देते हैं। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बहुत क्लियरली ये समझाया नहीं गया है या हमें याद नहीं रहता है कि थ्योरीज क्या है एंड मॉडल्स क्या है। ठीक है, तो एक हद तक ये दोनों चीजें सिमिलर हैं और इंटरकनेक्टेड भी हैं, बट सेम नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इसमें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं ईच एंड एवरीथिंग अबाउट थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ डिजीज कॉजेशन, और एक सिंपल तरीके से मैं समझा सकूं ताकि आप अपने थ्योरेटिकल एग्जाम में लिख सकते हो। जब कोई क्वेश्चन आया, कोई एमसीक्यू आए, तो उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर सको। तो मैंने कोशिश किया है कि इसको मैं बहुत इजी वे में ले जाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विल सजेस्ट कि इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस लगाओ, थोड़ा सा एक बुक में भी पढ़ लो। इसमें मैंने बस समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली ये है क्या, जो आपके ब्रेन में ये रिटेन हो जाएगा, एक बार रिटेन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नॉर्मली किसी भी बुक से, किसी भी नोट से इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत ही इजी पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि क्या कभी आपने सोचा है कि लोग एक्चुअली में बीमार पड़ते क्यों हैं? ठीक है, और ये जो डिजीजेस होती है अक्सर हम सुनते हैं कि उसके घर में छोटे बच्चे को हो गया था फ्लू, अब देखो बड़े को भी हो गया है। तो बेसिकली डिजीजेस स्प्रेड कैसे होती हैं, इसका अब हमें समझने के लिए बहुत हिस्ट्री में थोड़ा जाना पड़ेगा कि कैसे इंसान समझे कि पहले कुछ और कॉन्सेप्ट था जिसको लोग बिलीव करते थे, फिर आगे चल के वो कॉन्सेप्ट बदला बहुत हद तक। और अभी जो हमारा जो टाइम है इसमें हम साइंटिफिक, सोशल और इकोलॉजिकल सारे अंडरस्टैंडिंग, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद हम बता पाते हैं। उसके बाद हम किसी डिजीज के बारे में समझा पाते हैं कि ये डिजीज क्यों स्प्रेड हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ, हम अगर डिजीज अकरेंस को समझना चाहते हैं तो उसमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है थ्योरीज और सेकंड है मॉडल्स। तो इन दोनों में अंतर, थ्योरीज एक्सप्लेन व्हाई डिजीजेस अकर एंड मॉडल्स शो हाउ डिजीजेस अकर। ठीक है, थ्योरीज क्या है? जो बताती हैं डिजीजेस क्यों होती हैं, और मॉडल्स जो दिखाते हैं कैसे ये डिजीजेस होती हैं। वर्ड्स, थ्योरीज गिव यू द रीजन एंड मॉडल शो यू द प्रोसेस। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी कोई डिजाइनर अगर अपना क्लोथ डिजाइन करता है तो वो कुछ इंडिविजुअल्स को एज मॉडल्स यूज करता है। अब वो मॉडल्स क्या करते हैं, नॉर्मल रैंप वॉक करते हैं। ठीक है, और इतना सारा ऑडियंस होता है, कवरेज होता है, मीडिया कवरेज होता है, तो उसके थ्रू वो अपनी डिजाइन्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे आप हमेशा याद रखना कि मॉडल्स क्या है, शो हाउ डिजीजेस अकर। ठीक है, आप उससे रिलेट कर लो, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, कमिंग अप टू द थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ डिजीज कॉजेशन, इसकी क्लासिफिकेशन को ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर हम दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। तो इसलिए इसको अलग से मैंने क्लासिफाई कर दिया है, क्योंकि जब मैं भी अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अब जब मैं रियलाइज करती हूँ तो मुझे समझ आता है कि मैंने भी अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक्चुअली इसको मिक्स कर दिया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्लासिफाई कर पाए कि हम एक्चुअली में थ्योरीज कौन से हैं, मॉडल्स कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द थ्योरीज, तो डिजीजेस को समझाने के लिए थ्योरीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। प्री साइंटिफिक थ्योरीज और सेकेंड है साइंटिफिक थ्योरीज। प्री साइंटिफिक थ्योरीज जो होते हैं वो उसमें आ गए कि इनका जो बेसिस था उसमें कोई साइंटिफिक
कनेक्शन नहीं था, इसमें कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं था। ठीक है, जैसे कि सुपर नेचुरल थ्योरी हो गया, सुपर नेचुरल थ्योरी, ये सारे थ्योरीज एक्चुअली मैं आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बस आपको अभी याद रखना है कि हम थ्योरीज को दो टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं, प्री साइंटिफिक थ्योरीज एंड साइंटिफिक थ्योरीज। साइंटिफिक थ्योरी से पहले जो आए वो हो गए प्री साइंटिफिक थ्योरीज, उसमें हम पहला पढ़ेंगे सुपरनैचुरल थ्योरी, सेकंड पढ़ेंगे ह्यूमोरल थ्योरी जिसको हिपोक्रेटिक थ्योरी भी कहते हैं, थर्ड पढ़ेंगे माइजमा थ्योरी। उसके बाद हम साइंटिफिक थ्योरीज को पढ़ेंगे, इसमें पहला आ जाएगा जर्म थ्योरी जिसको माइक्रोबियल थ्योरी भी कहते हैं, सेकंड आ जाएगा एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन थ्योरी, और थर्ड आ जाएगा मल्टीफैक्टोरियल और इकोलॉजिकल थ्योरी। उसके बाद हम मॉडल्स को पढ़ेंगे। मॉडल्स क्या करते हैं, शो करते हैं कि हाउ अ डिजीज इज अकरिंग। ठीक है, तो मॉडल्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई किए हैं, सिंपल मॉडल्स एंड कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। जो सिंपल मॉडल्स है वो काफी इजी मॉडल है, उसको आपको आता ही होगा, ऑब्वियसली वो सबको आता है, जो बेसिस जो बेस से स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी आता है। तो इसमें पहला आ जाएगा, इसमें एक्चुअली एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मॉडल है एंड टेट्राड मॉडल है। और सेकंड आ गया कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, इसमें हमारा आ गया पहला वेब ऑफ कॉजेशन मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आ गया व्हील मॉडल जिसको गॉर्डन्स मॉडल भी कहते हैं, फिर बीइंग्स मॉडल आता है, और फिर अभी जो मॉडर्न मॉडल है हमारा उसका नाम है इको सोशल मॉडल। ठीक है, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपर नेचुरल थ्योरी से। तो सबसे पहले सुपर नेचुरल थ्योरी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको पता है कि पुराने जमाने में लोग मानते थे कि जो डिजीजेस होती हैं वो किसी की बुरी शक्ति है। कोई अगर बीमार पड़ जाता था तो लोग बोलते थे अरे इस पे किसी ने जादू टोना कर दिया है, कोई इविल स्पिरिट इस पे आ गया है। ठीक है, या फिर ये कुछ इसने कुछ पाप किया था तो इससे इसको देवता ने, इसको भगवान ने इसको श्राप दिया है इसलिए ये बीमार पड़ गया है। किसी को बुखार होता था या दौरे पड़ते थे जिसको सीजर कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं, तो लोग कहते थे, "ये तो भूत प्रेत का चीज है और चलो जाओ इसको झड़वा दो।" इनफैक्ट मतलब अभी भी बहुत सारी जगह हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, एशियन कंट्रीज हो गए, वहां अभी भी ये सब चल रहा है। ठीक है, बहुत हद तक कम हुआ है बट कम्प्लीटली क्लियर नहीं हुआ है ये थॉट, अभी भी लोगों के मन में ये है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये जो थ्योरी था इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमको समझना क्योंकि ये बहुत इंटीग्रल पार्ट था हमारे सोसाइटी का। ठीक है, ये सोशल कल्चरल डिटर्मिनेंट को शो करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, स्पेशली अभी भी बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जिसमें ये काफी प्रेवलेंट है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो विच क्राफ्ट और पोजेशन। ठीक है, फिर इविल आई कह सकते हो, नजर लग गई है इसलिए बीमार पड़ गए, अक्सर हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, हमारी दादी नानी हमारी मम्मियाँ बोलती हैं अगर बीमार हो जाता है बच्चा तो इसको नजर लग गया, आओ नजर उतार देती हूँ। तो व्हाट इज दिस, इट इज नॉट साइंटिफिकली बैक, बट या शोज कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे सोसाइटी में प्रिविलेंट है, इसलिए ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट आ गया सुपर नेचुरल थ्योरी, ये बहुत ही इजी है, अगर आपको आएगा आप आराम से लिख सकते हो। देन हमारा आ गया ह्यूमोरल थ्योरी, इसको हिपोक्रेटिक थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हिपोक्रेटिक थ्योरी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ही दिया था इसीलिए कहते हैं। ठीक है, बताया था कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें चार इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स है। ठीक है, और फ्लूइड्स को उन्होंने ह्यूमर्स कहा था। ठीक है, पहला फ्लूइड हो गया ब्लड जिसको एयर से उन्होंने कनेक्ट किया था, सेकंड हो गया फ्लेम जिसको वाटर से कनेक्ट किया था, थर्ड हो गया येलो बाइल जिसको फायर से कनेक्ट किया था, और फोर्थ हो गया ब्लैक बाइल जिसको अर्थ से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो बेसिकली हेल्थ तब तक है जब तक ये बैलेंस, ये चारों कंपोनेंट्स बैलेंस में है, ऐसा हिपोक्रेट्स ने कहा था। अगर इम्बैलेंस हो गया तो डिजीजेस हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर ज्यादा येलो बाइल हो गया किसी के अंदर तो लोग कहेंगे कि अरे फायर वाला एलिमेंट इसका बढ़ गया है, मतलब कि टेम्परेचर उसका बढ़ गया है। और फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि अगर किसी को फीवर होता है तो उस ह्यूमरल थ्योरी के हिसाब से बोल सकते हैं कि येलो बाइल बढ़ गया है, येलो बाइल बढ़ गया है, मतलब फायर एलिमेंट बढ़ गया है, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है। डॉक्टर्स क्या करते थे, ब्लड लेटिंग करते थे और अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स करते थे, उसमें हम अभी डीपली नहीं जाएंगे।
अब हेल्थ तब तक है जब तक ये चारों बैलेंस में है। ये तो हमको याद रखना है ह्यूमरल थ्योरी में। ये थ्योरी इसलिए हम हमारा इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले सुपर नेचुरल पे सब बिलीव करते थे कि जो है वो बाहरी दुनिया है, मतलब भगवान है, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, देवता को किसी ने देखा नहीं, नजर को किसी ने देखा नहीं है, कुछ ऐसा फिजिकल थिंग तो है नहीं। सब मतलब थिंकिंग था लोगों का। बट ये ह्यूमरल थ्योरी, ये जो थ्योरी था ये बताता था कि कुछ गड़बड़ है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया था। ये एक पे बहुत ही गेम चेंजर था और काफी पॉपुलर भी हुआ था, क्योंकि कॉन्सेप्ट है जो कि जो कि समहाउ बताता था कि बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ी हो गई, इससे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उस टाइम के लिए ये बहुत ही बड़ा साइंटिफिक चीज था। ठीक है, अब बात करते हैं माइज्मा थ्योरी की। ठीक है, तो इस theory के हिसाब से डिजीजेस बैड एयर या गंदी हवा से होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो माइज्मा होता है, माइज्मा टर्म जो है, उसका मीनिंग होता है बैड एयर। ठीक है, तो पहले लोग समझते थे 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी एंड उससे पहले लोग समझते थे कि जो बैड एयर है, ठीक है, जिसको माइज्मा से रेफर करते हैं, उनके वजह से डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली 19th सेंचुरी के जो रिफॉर्मर्स थे जैसे कि एडविन चैडविक, उन्होंने इस थ्योरी पर काफी बिलीव किया और उन्होंने सैनिटेशन इम्प्रूव किया, वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया और इनडायरेक्टली लोगों को हेल्थ, मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि सैनिटेशन जब इम्प्रूव हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट बेटर हुआ, लोगों का जो हेल्थ था वो भी बेटर होने लग गया। सो इवन दो थ्योरी रॉन्ग थी, पर इसने पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए ग्राउंड वर्क बनाया और ये कहीं ना कहीं काफी इफेक्टिव थ्योरी है एंड इम्पोर्टेंट थ्योरी भी है। उसके बाद हम आते हैं जर्म थ्योरी पे। तो जर्म थ्योरी का दूसरा नाम है माइक्रोबियल थ्योरी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट थ्योरीज है या वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज है। 19th सेंचुरी में लुइस पाश्चर एंड रॉबर्ट कॉच ने प्रूव किया कि हर डिजीज का एक स्पेसिफिक जर्म होता है। ठीक है, जर्म मतलब माइक्रोब होता है और उस जर्म को आइसोलेट भी किया जा सकता है। इसी थ्योरी ने मेडिसिन का पूरा डायरेक्शन ही बदल दिया। जैसे कि इस थ्योरी के बाद, जर्म थ्योरी के बाद वैक्सीन्स बनने लगी, एंटीबायोटिक्स पे लोग ध्यान देने लग गए, एसेप्टिक सर्जरीज करने लग गए। ठीक है, सबका बेसिस कहाँ से आता है? इस जर्म थ्योरी से आता है। आज भी जब हम इन्फेक्शन कंट्रोल की बातें करते हैं, तो जर्म थ्योरी इसका फाउंडेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि जो जर्म थ्योरी है उसका दूसरा नाम माइक्रोबियल थ्योरी है। किन्होंने प्रपोज किया था? रॉबर्ट कॉच एंड लुइस पाश्चर ने 19th सेंचुरी में। उन्होंने बोला था कि एवरी ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय अ माइक्रोब और जर्म which is specific for that disease, and one must be able to isolate the microbe from the diseased human beings. उसके बाद हम आते हैं एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन थ्योरी पे, जिसको एब्डेल उमरन ने 1971 में दिया था। ये थ्योरी बताती है कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, डिजीजेस का पैटर्न भी चेंज होता है, एक ट्रांजिशन आता है डिजीजेस में। पहले लोग मरते थे मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीजेस से, कम्युनिकेबल डिजीजेस से। उसके बाद फेज आया जब पैंडेमिक्स होने लग गए और आज हम फेस कर रहे हैं कि डीजेनरेटिव और लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेन मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का रीजन यही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस ही है। तो पहले क्या, कम्युनिकेबल डिजीजेस मोस्टली मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी कॉज करते थे। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ, प्रोग्रेशन शुरू हुआ, वैसे वैसे शिफ्ट जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ हो गया। इस ट्रांजिशन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। आप इसमें अगर ये आता है आपके एग्जाम में, तो आप कोशिश करना कि ये ग्राफ आप जरूर बनाना। इसमें आप देख सकते हो कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो लाइन है वो रेड से डिनोट किया गया है और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का लाइन है
ये ग्राफ है वो ब्लू से डिनोट किया है। LIC मतलब लो इनकम कंट्रीज और HIC मतलब हाई इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता हो रहा है, आप एक तरफ देख रहे हो कि जो वाई एक्सिस है उसमें मोर्टेलिटी रेट हमने शो किया हुआ है, और जो एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन है वो एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि इनिशियली क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा है। ठीक है, और मोस्टली अगर आप लो इनकम कंट्रीज में देख रहे हो तो कम्युनिकेबल डिजीजेस अभी भी वहाँ ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन आ रहा है, तो हाई इनकम कंट्रीज की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, और जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है उनका नंबर घट रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक्सप्लेन करता है द चेंजेस और ट्रांजिशन इन पैटर्न्स ऑफ डिजीज एंड मोर्टेलिटी दैट अकर एज अ सोसाइटी डेवलप्स। इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन, जब फेमाइन आ रहा था बहुत ज्यादा। मतलब आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस, तो उसमें आप पढ़ोगे कि एक टाइम था जब फेमाइन बहुत ज्यादा आ रहा था। जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें बहुत ज्यादा आ रहा था। उसके बाद एक एज आया कि फेमाइन खत्म होने लग गया, फिर पैंडेमिक्स आने लग गए, जैसे कि बहुत टाइप का फ्लू आ गया। ठीक है, फ्लू आ गया हमारा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पैंडेमिक्स आने लग गए। उसके बाद आया एज ऑफ डीजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीजेस। अब ये कौन से डिजीजेस होती हैं, तो डीजेनरेटिव डिजीजेस एंड मैन मेड डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो कि हमारे वजह से बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव हो गया है, हमारा जो फूड हैबिट्स है वो बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो गया है। हम न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस उन सब चीजों के वजह से जो डीजनरेटिव एंड मैन मेड डिजीजेस हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये सब बढ़ता जा रहा है। उसके बाद एक स्टेज है एज ऑफ डिलेड डीजनरेटिव डिजीजेस। अब इसमें क्या क्या डिजीजेस आती हैं, जो डिलेड डीजनरेटिव डिजीजेस है, जैसे कि आप कह सकते हो लाइफस्टाइल डिजीजेस ही उसी का मॉडिफिकेशन आप कह सकते हो। जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, फिर हमारा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हो गया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस। तो ये चारों स्टेजेस है, आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले आ गया एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन, उसके बाद आ गया एज ऑफ रिसीडिंग पैंडेमिक्स, उसके बाद आ गया एज ऑफ डिजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीजेस, लास्ट वी हैव एज ऑफ डिलेड डिजेनरेटिव डिजीजेस। फैक्टोरियल या फिर जिसको इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं, ये किसने दिया था, मैक महॉन एंड पग ने दिया था। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि no single factor is sufficient to cause a disease by itself। एक सिंगल फैक्टर कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है डिजीज कॉज करने के लिए। इंस्टेड जो डिजीजेस होती हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होती है। जब बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स जब इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो ये डिजीजेस कॉज करती हैं। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे कि डायबिटीज का ले लो, तो डायबिटीज का एक स्पेसिफिक जीन भी रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज कॉज करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि डायबिटीज इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिजीज। अगर आपके फोर फादर्स को है तो चांसेस आर कि आपको भी होंगे। तो इसके लिए जीन ससेप्टेबल होता है। अब जीन क्या है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। उसके बाद सेकंड चीज हो गया खाना। और अगर आप अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, या आप इनएक्टिव रह रहे हो, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज ट्रिगर होती हैं। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, उसकी वजह से ट्रिगर हो रही है। तो ऐसे ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि एक डिजीज को कॉज करती हैं। तो प्रिवेंशन भी मल्टी लेवल पे होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि अगर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो आपको मल्टीपल लेवल पे प्रिवेंशन भी करनी होगी। जैसे कि पर्सनल लेवल पे आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हो, सोशल लेवल पे आप कर सकते हो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हो जो स्ट्रेस फ्री रहे। इन्वायरमेंटल लेवल पे आप ऐसा एक आसपास का सराउंडिंग बना सकते हो कि क्लीन रहे, हाइजीनिक कंडीशंस रहे, सैनिटेशन प्रॉपर हो, जो वाटर आप ले रहे हो वो बेटर हो, प्यूरिफाइड हो। तो ये सारी चीजें जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मल्टीफैक्टोरियल।
डिजीज कॉजेशन। जैसे कि आप यहाँ पे ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको कोट कर दोगे एग्जाम में तो इन थ्योरेटिकल पेपर वो बहुत ही अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम टेबल में देख रहे हैं कि पहला कॉलम जो है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड इज शोइंग द एग्जांपल्स एंड लास्ट वन इज शोइंग द एक्सप्लेनेशन। तो कैटेगरी में एजेंट फैक्टर्स हो गए। एजेंट फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो बायोलॉजिकल एजेंट लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, then we have chemical agents like poison and toxin, then we have physical agents like radiation and trauma। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस है, उसके वजह से तो बहुत सारी डिजीजेस होती है। लाइक एग्जांपल आप दे लो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, फ्लू भी वायरस से कॉज्ड होती हैं। फिर केमिकल्स में पॉइजन और टॉक्सिन, अगर कोई इंटॉक्स कोई इनहेल कर लिया कोई पॉइजन या टॉक्सिन तो उसके वजह से हो जाती हैं। फिजिकल में रेडिएशन एंड ट्रॉमा है, अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप लैब टेक्नीशियन हो तो आप रेडिएशन से बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड होगे तो वो आपको डिजीज कॉज करेगी, ये भी एक फैक्टर है। एक्सप्लेनेशन क्या है, दैट इज इमीडिएट और ट्रिगरिंग कॉजेज। ये इमीडिएट और ट्रिगरिंग कॉजेज होते हैं कि अगर आपके बॉडी में अगर वायरस एंटर कर जाती है, अगर बैक्टीरिया एंटर कर जाती है, आप अगर पॉइजन ले लेते हो तो इमीडिएटली आपको डिजीज हो जाएंगी। ठीक है। कैटेगरी आ गया होस्ट फैक्टर्स। तो होस्ट फैक्टर्स में क्या क्या आ गया, होस्ट जो है, जो भी इंडिविजुअल है, उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है, इम्यूनिटी कितना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो कि अगर कोई बूढ़ा है या बहुत एकदम बूढ़े या एकदम बच्चे, उनको ज्यादा जल्दी बीमारियां हो जाती है। सेक्स में बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो कि फीमेल स्पेसिफिक होती हैं या फीमेल में ज्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। सो ऐसे डिजीजेस होते हैं। कुछ जेनेटिक मेकअप भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए। आप देख लो कि कैंसर के लिए कुछ जीन्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। तो वो अगर प्रेजेंट है आपके अंदर तो आपको आप यू विल बी मोर ससेप्टेबल टू कैंसर। तो इस टाइप से जेनेटिक मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आगे इम्यूनिटी, अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो आप ज्यादा जल्दी बीमार पड़ोगे एज कम्पेयर टू समबडी हुज इम्यूनिटी स्ट्रांग। फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस देख लो, अगर आप प्रॉपर अच्छा खाना खा रहे हो, अगर आप कैपेबल हो कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हो टाइम से, आप प्रॉपर अमाउंट में खा रहे हो, तो उसके वजह से आप लेस ससेप्टेबल हो जाओगे डिजीजेस के लिए। देन वी हैव बिहेवियर। बिहेवियर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। इन केस अगर आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो तो आप ज्यादा ससेप्टेबल होगे कि आपको कोई डिजीज हो जाए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो जाए। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये डिटरमाइन करते हैं ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस। कि ससेप्टिबिलिटी मतलब कि आप कितने ज्यादा प्रोन हो उस डिजीज के लिए, और रेजिस्टेंस कि कितना ज्यादा आपका बॉडी रेसिस्ट कर पा रहा है कि नहीं, आपको नहीं होंगी ये डिजीजेस। ठीक है, तो ये होस्ट फैक्टर्स डिटरमाइन करती है। Then we have third category, that is environmental factors। environmental factors भी important है, जैसे कि अगर कोई अगर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट में रह रहा है तो उसके वजह से क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा अच्छा आप एग्जांपल ऐसे सोच लो कि अगर कोई प्लेन से जा रहा है, वहाँ माउंटेन्स माउंटेनियस एरिया में जा रहा है, तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो क्लाइमेट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। देन वी हैव सैनिटेशन, अगर सैनिटेशन अच्छा नहीं है, हाइजीनिक सैनिटेशन नहीं है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि जो डिजीजेस है वो स्प्रेड होने लग जाती है, लाइक कम्युनिकेबल डिजीजेस, टाइफाइड, कॉलेरा एंड ऑल। हाउसिंग प्रॉपर नहीं है, अगर बहुत ज्यादा गैदरिंग है तो उसके वजह से क्या होगा, स्ट्रेस होगा लोगों के बीच, अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाएगा। देन वी हैव पोल्यूशन, अगर जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का आप ले लो, वहाँ पे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, तो उसके वजह से वहाँ के लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू समबडी जो कि अच्छे किसी लेस पॉल्यूटेड सिटी में रह रहा है। फूड भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है, आप किस टाइप का फूड ले रहे हो, आप ऑर्गेनिक फूड ले रहे हो या आप केमिकल वाला फूड ले रहे हो, ये बहुत डिटरमाइन करता है कि आपको डिजीजेस कैसी होंगी, कब होंगी, कितनी होंगी। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी बहुत हद तक डिटरमाइन करता है। इन केस अगर आप कोई
लैब टेक्नीशियन हो, आप बहुत ज़्यादा रेडिएशन से एक्सपोज़्ड हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप में कैंसर का चांस ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू समबडी जो कि कोई सिटिंग जॉब कर रहा है या कोई फिज़िकल जॉब कर रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑफ एक्सपोज़र। ये आपके मेंटल फैक्टर्स, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है हमारे एक्सपोजर को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। उससे डिटरमाइन होता है हमें डिजीजेस होंगी, क्यों होंगी, कौन सी होंगी, और कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं। दैट इज लाइफस्टाइल फैक्ट्स। लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। डाइट, कि आप डाइट कैसा ले रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, काफी आप फिजिकली बहुत इनएक्टिव हो, उसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाओगे कुछ डिजीजेस के लिए, स्पेशली डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कैंसर एक्सेट्रा। दोज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो बेसिकली ये जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई गंदा अगर खाना खा रहा है, मतलब नॉन न्यूट्रिशियस खाना खा रहा है, तो जिंदगी भर वो नॉन न्यूट्रिशियस ही खाएगा, ऐसा नहीं है। हिज ओन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका क्या एटीट्यूड रहता है, तो उस हिसाब से वो चेंज कर सकता है। तो बेसिकली जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स होती हैं वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होती हैं। ठीक है, स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो ऐसे क्यों जिंदगी भर करता रह जाएगा, या वो छोड़ नहीं सकता है, वो छोड़ सकता है। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। कैटेगरी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स है जो कि आपके सराउंडिंग्स से शेप्ड रहते हैं। जैसे एडुकेशन, अगर अच्छा सा वेल एजुकेटेड फैमिली है तो उसको इम्पोर्टेंस पता रहेगा कि हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है, इस फूड का क्या इम्पोर्टेंस है। आई नीड टू कंज्यूम दिस फूड, आई नीड माई बेबी टू कंज्यूम दिस फूड इन ऑर्डर टू बी हेल्दी। तो इट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। इनकम, अगर मान लो आप एजुकेटेड हो भी बट आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आपका उतना अच्छा नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपका अफोर्डेबिलिटी जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो अच्छे एजुकेटेड होते हैं, अच्छे अच्छे अच्छा अर्निंग कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा हेल्दियर होते हैं एज कम्पेयर टू समबडी जो कि लेस इनकम वाला है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड हो रहा है। कस्टम्स, बिलीव्स एंड कस्टम्स बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि जैसे आप सुपर नेचुरल वाला ही एग्जांपल ले लो, तो बहुत सारे बिलीव्स होता है। फूड फैट्स होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाना होता है। तो ये सब बिलीफ है, ठीक है। इसकी वजह से डिपेंड करता है कि आपका जो बेबी है उसमें कैसा न्यूट्रिशन होगा। ये सारे जो फैक्टर्स है, ये शेप करते हैं एक्सपोजर को, सीकिंग बिहेवियर। कि इंसान का सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो होता है वो बेसिकली एक्सपोजर को शेप करते हैं। और वो इतना ज्यादा जागरूक रहेगा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए, ये भी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स बहुत हद तक इसको डिटरमाइन करते हैं। लॉजिकल ट्रायड एंड टेट्राड, ये बहुत ही कॉमन है, ये आप सबको ही पता होगा। तो सबसे बेसिक मॉडल है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, जिसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये लेटर ऑन मैकमोहन एंड पग ने और एलिमेंट इसमें ऐड किया था, दैट इज द टाइम एलिमेंट। और फिर इसको जैसे ही टाइम एलिमेंट ऐड हुआ तो ये बन गया हमारे एपिडेमियोलॉजिकल टेट्राड। ये मेनली इन्फेक्शियस डिजीजेस को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि मलेरिया, टीबी या कॉलेरा। अब आप देख सकते हो कि पहला जो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, ये लीव एंड क्लार्क ने दिया था 1950s में। और ये जो एपिडेमियोलॉजिकल टेट्राड है, ये था मैकमोहन एंड पग ने। तो जो ट्रायड है उसमें टाइम कॉन्सेप्ट नहीं प्रेजेंट है, और जो टेट्राड है उसमें टाइम कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है। तो बेसिकली ट्रायड में तीन चीजें हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट हो गया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, जो कि डिजीज कॉज कर रहा है। होस्ट कौन हो गया, कैरियर्स हो गए हैं, इंडिविजुअल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, जिनमें डिजीज और सिम्टम्स शो करते हैं। थर्ड थर्ड फैक्टर हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या हो गया कि वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कि जो डिजीज है वो कितना स्प्रेड होगा, कब स्प्रेड होगा, किनको स्प्रेड होगा। हमारा तीन एलिमेंट्स, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें टाइम एलिमेंट जब ऐड हो गया तो उसको हम बोलने लग गए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। वेब ऑफ कॉजेशन,
तो ये जो मॉडल है, अ, ये मॉडल दिया था मरवीन सुसैर ने 1973 में। इस मॉडल के हिसाब से डिजीज सिंगल कॉज से नहीं होती हैं, बल्कि मल्टीपल कॉजेज मिलकर बीमारियां बनाती हैं। एग्जाम्पल आप देख लो, हम लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का एग्जांपल, जिसमें डाइट, स्ट्रेस, स्मोकिंग, जीन्स, इन्वायरमेंट सबका रोल होता है। तो पब्लिक एक्सपर्ट्स इस मॉडल को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई मल्टीपल पॉइंट्स फॉर प्रिवेंशन। जैसे कि अगर हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एक रीजन से कभी नहीं होती है, उसमें स्ट्रेस भी इन्वॉल्व होता है, हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपका चांस बढ़ जाता है। देन अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो तब आपका चांस बढ़ जा रहा है, आप ओबेसिटी की तरफ चले जा रहे हो डाइट खराब होने की वजह से। अब ओबेसिटी हो गया तो उसके वजह से जो आपके आर्टरीज है वो हार्डन करने लग जाएंगे। आपके आर्टरीज हार्डन करने लग जाएंगे तो आपका स्ट्रोक का चांस बढ़ जाएगा। फिर अगर आप डाइट अगर खराब ले रहे हो और आप फिजिकली इनएक्टिव हो तो उसके वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन होगा तो उसके वजह से हाइपरटेंसिव डिजीजेस होने लग जाएंगे। फिर और हाइपरटेंशन होगा तो स्ट्रोक का भी चांस बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हो बहुत वेब है, जैसे स्पाइडर का वेब होता है इधर से उधर इंटरलिंक, वैसे ही वेब है। तो बेसिकली ये बताता है कि कोई भी डिजीज जो है वो एक सिंगल फैक्टर से कॉज नहीं होती है, मल्टीपल इन कॉजेज होती हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मल्टी फैक्टोरियल डिजीज कॉजेशन में भी कुछ हद तक यही था और वेब ऑफ कॉजेशन में भी यही है। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जो मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी है उसमें क्या है, वो सिंपली बता रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स एक डिजीज को कॉज करते हैं। एक सिंगल फैक्टर की वजह से कोई डिजीज नहीं होती है, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से डिजीज होती है। बट वेब ऑफ कॉजेशन क्या शो करता है कि जो फैक्टर्स हैं, वो तो सही बात है, बहुत सारे फैक्टर्स एक डिजीज को कॉज करती हैं। बट ये भी कह रहा है कि जो फैक्टर्स है ना, ये खुद में इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे स्ट्रेस हार्मोन से भी जुड़ा है, डाइट से भी जुड़ा है, स्मोकिंग से भी जुड़ा है। डाइट जो है वो स्ट्रेस से जुड़ा है, फिजिकल एक्टिविटी से, ओबेसिटी से। तो ऐसे इंटरलिंक कनेक्शन है, ये बताता है हमारा वेब ऑफ कॉजेशन मॉडल। व्हील मॉडल, जिसको गॉर्डन्स मॉडल भी कहते हैं, ये किन्होंने दिया था, जेएच नेल्सन ने दिया था 1960s में। इस मॉडल में होस्ट और इन्वायरमेंट एक व्हील के जैसे कनेक्टेड होती हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा होस्ट है, ह्यूमन होस्ट, आप ऐसे डायग्राम में देख सकते हो। जो ह्यूमन होस्ट है वो और जो इन्वायरमेंट है वो एक व्हील की तरह कनेक्टेड है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में क्या क्या आ गया, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। और ह्यूमन होस्ट में क्या आ गया, जेनेटिक कोर। अब हब होता है वो जेनेटिक कंपोनेंट है। जो मिडल व्हील में आता है वो हमारा बायोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर्स है। और जो आउटर रिम होती हैं वो शो करती हैं बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट, जिसमें कि बायोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट आता है। ये बात बताता है कि जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर डिजीजेस कॉज करती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो जीन्स है वो और इन्वायरमेंट जो है दोनों मिलके ही किसी इंसान में बीमारियां कॉज करती हैं। अब इसमें 15 डिटेल आप देख सकते हो, याद रख सकते हो। हब या सेंटर जो है वो जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ होस्ट है। ये इनर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द होस्ट जेनेटिक मेकअप और हेरिडिटी। उसके बाद जो मिडल व्हील आता है वो होस्ट के बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, जैसे कि एज, सेक्स, इम्यूनिटी, लाइफस्टाइल हैबिट्स, न्यूट्रिशन। और जो आउटर रिम होते हैं, आउटर व्हील जो होती हैं, वो इन्वायरमेंट को शो करती हैं। डिवाइडेड होती है 3 कंपोनेंट्स में, लाइक फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। हाँ, बीइंग्स मॉडल। बीइंग्स मॉडल क्या है, ये जॉर्ज डेवर ने दिया था 1980 में। बीइंग्स एक्चुअली में एक एक्रोनिम है। ठीक है, तो इसमें BEINGS ये अलग अलग फैक्टर्स को शो करते हैं। जैसे कि बी जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को शो करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोले तो जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होस्ट, कि कैसा जेनेटिक मेकअप है, कैसा फिजियोलॉजी है इंडिविजुअल का। ठीक है, फिर ई जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिनोट करता है, जैसे कि कौन कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट में इंसान रह रहा है, कैसा केमिकल इन्वायरमेंट है उसका, कैसा बायोलॉजिकल सराउंडिंग है। फिर आई से आगे हमारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा आ गया कि जो इंडिविजुअल है उसका इम्यून स्टेटस कितना है, उसका इम्यूनिटी वीक है या स्ट्रांग है, लेवल क्या है उसके इम्यूनिटी का, अगर क्या उसका इम्यूनिटी जो है वो हाइपर सेंसिटिव है। तो
BEI यहाँ तक हो गया। N हो गया न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो गए जैसे कि डाइट, फूड क्वालिटी, न्यूट्रिएंट इनटेक। तो ये सब हमारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में आ गया। ठीक है, कि अगर वो प्रॉपर डाइट ले रहा है, फूड क्वालिटी उसका अच्छा है, न्यूट्रिएंट इनटेक अच्छा है, तो उसके वजह से भी डिजीजेस के लिए वो ससेप्टिबिलिटी उसका कम हो जाएगा। देख, जी फॉर जेनेटिक फैक्टर्स लाइक हेरिडिटी ट्रेट्स एंड म्यूटेशंस। फिर एस आगे हमारा सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि उस इंसान का बिहेवियर कैसा है, कैसा कस्टम्स है उसके फैमिली में, कौन सा ऑक्यूपेशन वो इंसान कर रहा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसका कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या है। और ये जितने भी फैक्टर्स है वो डिटरमाइन करते हैं कि इंसान में डिजीजेस होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो क्यों होंगी और कब होंगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इको सोशल मॉडल में, जिसको हम मॉडर्न मॉडल भी कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल मॉडल है। और ये किसने दिया था? नैन्सर क्राइगर ने दिया था 1994 में। ये मॉडल समझाता है कि बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स सब मिलके डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, अक्रॉस टाइम और अक्रॉस लेवल्स, इंडिविजुअल से लेकर सोसाइटी तक। मतलब ये सबसे ज्यादा मॉडर्न हमारा मॉडल है पब्लिक हेल्थ में, स्पेशली जब हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ या हेल्थ इक्विटी की बात करते हैं। ये एम करता है कि आपको एक्सप्लेन कर सके हाउ सोशल, बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरैक्ट ओवर टाइम। कैसे जो सोशल फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं ओवर टाइम और ओवर लेवल्स। जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे वो असर कर रही हैं, फिर कम्युनिटी लेवल पे, फिर सोसाइटी लेवल पे, और इस बेसिस पे इन्फ्लुएंस करती हैं कि जो डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा। तो इको सोशल मॉडल जो है वो मॉडर्न मॉडल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके एग्जाम में मतलब पूछा भी जाता है कि किसने दिया था, तो नैन्सी क्राइगर ने दिया था 1994 में। ये काफी मॉडर्न मॉडल है और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है एज ऑफ नाउ। उसके बाद हम आते हैं कुछ PYQ पे, जो कि नीट एंड यूजीसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर कोई कमेंट आता है सारे करेक्ट आंसर्स का, तो उसको मैं पिन कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल सके। और इनफैक्ट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेसिकली आई लाइक टू क्लैरिफाई इट। अपार्ट फ्रॉम दैट खत्म होता है ये टॉपिक। देखा कि कैसे डिजीज कॉजेशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ फ्रॉम सुपर नेचुरल बिलीव्स टू मॉडर्न इकोलॉजिकल एंड सोशल मॉडल्स। और ये जो थ्योरीज है सिर्फ एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पब्लिक हेल्थ में कैसे आप थॉट्स रखते हो, कि कैसे बेस से कैसे आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि अभी तक में, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक में पब्लिक हेल्थ कैसे इवॉल्व हुआ है। तो उसके लिए भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कॉज को नहीं समझते हैं तब तक हम प्रिवेंशन प्लान ही नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक हेल्थ में प्रिवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करो पब्लिक हेल्थ इनसाइट्स के चैनल को, ताकि हम और ज्यादा कंटेंट ला सके, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सके। किसी भी टाइप का फीडबैक हो तो आप ज़रूर दें। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।